अगर कोई कहे कि भारतीय उपमहाद्वीप में इंसानों की कहानी सिर्फ 10-20 हजार साल नहीं बल्कि लाखों साल पुरानी है, तो कैसा लगेगा? आज हम समय में बहुत बहुत पीछे जाने वाले हैं, एक ऐसे दौर में जब इतिहास को लिखा नहीं गया बल्कि उसे पत्थरों पर गढ़ा गया था। जी हाँ, 33 लाख साल, ये इतना लंबा समय है कि इसे सोच पाना भी सच कहूं तो मुश्किल है। यही है हमारी यात्रा का शुरुआती बिंदु, जो हमें हमारे सबसे पुराने पूर्वजों की दुनिया में ले जाएगा। तो चलिए इस सफर में गोता लगाते हैं। अब देखिए, इस दौर का ना कोई लिखा हुआ रिकॉर्ड मिलता है, कोई किताब नहीं, कोई दस्तावेज भी नहीं। तो फिर हम जानते कैसे हैं? खैर, हमारे पूर्वजों ने जो कुछ भी पीछे छोड़ा है, जैसे उनके पत्थर के औजार, उनकी हड्डियां, उनकी गुफाओं में बनी कला, बस वही हमारे लिए इतिहास की किताब बन जाती हैं। तो जब भी प्रागैतिहासिक काल या प्री हिस्ट्री की बात होती है, तो मतलब इसी दौर से है। ये वो समय है जो लिखे हुए इतिहास से भी पहले का है। और इसे समझना, जानते हैं कैसा है? ये बिल्कुल एक पहेली को सुलझाने जैसा है, जिसे आर्कियोलॉजिस्ट यानी पुरातत्वविद टुकड़ा टुकड़ा जोड़कर सुलझाते हैं। अच्छा, अब इस लंबे सफर को थोड़ा आसान बनाने के लिए इसे 3 बड़े हिस्सों में बांटकर देखते हैं। पहला, पुरापाषाण काल, फिर मध्यपाषाण और आखिर में नवपाषाण काल। यकीन मानिए, हर युग अपने आप में एक अलग ही दुनिया थी और हर दौर में इंसानों ने जीने के बिल्कुल नए नए तरीके खोजे। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले और सबसे लंबे युग से, पुरापाषाण काल से। सोचकर देखिए, मानव इतिहास का लगभग 99% हिस्सा इसी एक दौर में बीता है। ये वो समय था जब सबसे बड़ी चुनौती बस एक ही थी, किसी तरह जिंदा रहना। भारत में सबसे पहले बसने वालों में से एक प्रजाति थी होमो इरेक्टस, और इसका एक बहुत ही खास सबूत भी हमारे पास है। ये देखिए, नर्मदा घाटी में मिली एक खोपड़ी का जीवाश्म, जिसे नर्मदा मानव के नाम से भी जाना जाता है। पता है ये इतना खास क्यों है? क्योंकि पूरे भारत में हमारे प्राचीन पूर्वजों का ये इकलौता जीवाश्म है, बस एक। यही बात इसे बेशकीमती बना देती है। तो सवाल उठता है, उस समय जिंदगी थी कैसी? जरा सोचिए, लोग एक जगह टिक कर नहीं रहते थे, वो घुमंतू थे। भोजन और पानी की तलाश में हमेशा यहाँ से वहाँ घूमते रहते थे। उनकी पूरी जिंदगी बस जानवरों के शिकार और जंगल से फल फूल जड़ें इकट्ठा करने के इर्द गिर्द घूमती थी। और इसका सबूत आज भी मौजूद है। भीमबेटका जैसी जगहों पर उनकी गुफाएं हमें मिलती हैं, जो मानो सीधे हमें उनके जीवन में झांकने का मौका देते हैं। अब यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात पता चलती है। उस दौर में भी औजार बनाने के 2 अलग-अलग स्टाइल थे, 2 अलग परंपराएं थीं। एक तरफ थी सोहन संस्कृति, जो उत्तर पश्चिम में थी। इनके औजार थोड़े मोटे और भारी होते थे। और दूसरी तरफ थी अचुलियन संस्कृति, जो बाकी भारत में फैली थी, और ये लोग ज्यादा बेहतर, ज्यादा सधे हुए हाथ की कुल्हाड़ियां बनाते थे। मतलब उस जमाने में भी टेक्नोलॉजी में कितनी विविधता थी। पुरापाषाण काल के खत्म होते होते इंसान अब सिर्फ जिंदा रहने से आगे सोचने लगा था। पहली बार हमें कला और शायद आस्था के भी सबूत मिलने लगते हैं। जैसे पाटने में शुतुरमुर्ग के अंडे के छिलकों से बने हुए गहने मिले हैं, सोचिए। और भीमबेटका की वो कमाल की रॉक पेंटिंग्स। और तो और बाघौर में एक ऐसी जगह मिली है जिसे भारत का सबसे पहला पूजा स्थल माना जाता है। ये सब क्या दिखाता है? यही कि इंसान अब सिर्फ अपनी ज़रूरतों के बारे में नहीं सोच रहा था, बल्कि वो खुद को अभिव्यक्त कर रहा था, अपने विश्वासों को आकार दे रहा था। तो चलिए अब कहानी के अगले पड़ाव पर चलते हैं, मध्यपाषाण काल। ये सिर्फ कैलेंडर बदलने जैसी बात नहीं थी, ये एक पूरी दुनिया के बदलने की कहानी है, और साथ ही इंसानों के उस बदलाव के साथ तालमेल बिठाने की कहानी। और यहीं कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ आता है। करीब 10,000 ईसा पूर्व के आसपास आइस एज यानी हिमयुग खत्म हो गया। ग्लेशियर पिघलने लगे, मौसम गर्म हो गया। इसका नतीजा, चारों तरफ जंगल और घास के मैदान फैल गए। इस बदलती हुई दुनिया ने इंसानों के सामने नई चुनौतियां भी रखी और नए मौके भी। अब देखिए, इस नए माहौल में वो पुराने बड़े और भारी औजार उतने काम के नहीं रहे। तो इंसानों ने क्या किया? उन्होंने नए औजार बनाए, छोटे, नुकीले और कहीं ज्यादा असरदार। इन्हें माइक्रोलिथ कहा जाता है। और ये सिर्फ छोटे नहीं थे, ये ज्यादा स्मार्ट औजार थे। इन्हें लकड़ी या हड्डी में लगाकर तीर, भाले जैसे हथियार बनाए जा सकते थे। इससे अब छोटे और तेज दौड़ने वाले जानवरों का शिकार करना भी आसान हो गया। और इन नए औजारों और नई तकनीकों का असर देखिए। इंसान अब भारत के कोने कोने तक फैल गए।
वो समुद्र के किनारों से लेकर नदी के मैदानों तक हर तरह के माहौल में ढलना सीख चुके थे। ये दिखाता है कि इंसान में अडैप्ट करने की, यानी माहौल के हिसाब से खुद को बदलने की कितनी जबरदस्त क्षमता है। और इसी दौर में आने वाले भविष्य की नींव रखी जा रही थी। पहली बार इंसानों ने जानवरों को पालतू बनाना शुरू किया, जैसे भेड़ बकरियों को। ये एक बहुत बड़ा कदम था, क्योंकि इससे खाने का एक पक्का जरिया मिल गया। इसके अलावा लोगों को विधि विधान से दफनाने के सबूत भी मिलते हैं, जो शायद ये दिखाते हैं कि वो अब जीवन और मृत्यु जैसी चीज़ों के बारे में ज़्यादा गहराई से सोच रहे थे। और ये सब कुछ उनकी कला में झलकता है। भीमबेटका की गुफाओं में शिकार, नाच गाने और रोज़मर्रा की जिंदगी के चित्र मिलते हैं, जो बताते हैं कि उनका समाज अब कितना जटिल हो रहा था। तो अब हम पहुंचते हैं इस प्रागैतिहासिक सफर के सबसे क्रांतिकारी मोड़ पर, नवपाषाण काल। ये वो दौर है जब इंसानों ने कुछ ऐसा सीखा जिसने दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया, और वो था खेती करना। और ये कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं था। सोचिए, अब तक जो इंसान खाना ढूंढता फिरता था, अब वो खुद खाना उगाने लगा था। भोजन इकट्ठा करने वाले से भोजन पैदा करने वाला बन जाना, ये मानव इतिहास की शायद सबसे बड़ी क्रांति थी। इसने हमारे जीने, खाने, रहने, हर चीज को जड़ से बदल दिया। खेती करने का सीधा मतलब था कि अब एक ही जगह पर टिक कर रहा जा सकता था, और इसी से बसे बसाए गांव की शुरुआत हुई। जब खाने की चिंता कम हुई तो जाहिर है आबादी भी बढ़ने लगी, और फिर एक और ज़रूरत सामने आई। अनाज को रखें कहाँ, पकाएं कैसे? और इसी ज़रूरत से आविष्कार हुआ मिट्टी के बर्तनों का। ये एक और बहुत बड़ा बदलाव था। अब अनाज को पकाकर खाया जा सकता था, जिससे पोषण बेहतर हुआ। कैसे एक खोज दूसरी खोज को जन्म दे रही थी। तो इस महान क्रांति का सबसे पहला और सबसे साफ सबूत हमें कहाँ मिलता है? ये मिलता है मेहरगढ़ में, जो आज के पाकिस्तान में है। ये भारतीय उपमहाद्वीप के सबसे पुराने गांवों में से एक है। यहाँ लगभग 9000 साल पहले ही लोगों ने गेहूं और जौ उगाना शुरू कर दिया था। कमाल है ना? मेहरगढ़ की कहानी ये भी दिखाती है कि ये बदलाव कोई रातों रात नहीं हुआ। ये धीरे धीरे हुआ, कई चरणों में। जैसे पहले दौर में खेती तो शुरू हो गई थी, लेकिन मिट्टी के बर्तन नहीं थे। फिर दूसरे दौर में मिट्टी के बर्तन भी आ गए और लंबी दूरी का व्यापार भी शुरू हो गया। मतलब अब दूसरे इलाकों से भी संपर्क बन रहा था। और तीसरे चरण तक आते आते मेहरगढ़ एक अच्छी खासी विकसित बस्ती बन चुका था। कह सकते हैं ये एक गांव से शहर बनने की तरफ पहला कदम। तो अब खेती की नींव मजबूत हो चुकी थी, और इसी मजबूत नींव पर इंसानों ने अगली बड़ी छलांग लगाई। उन्होंने पत्थर के साथ साथ एक बिल्कुल नई चीज का इस्तेमाल करना सीख लिया था, धातु। और यहीं से शुरुआत होती है ताम्रपाषाण काल की, यानी तांबे और पत्थर के युग की। और जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं, तांबे और पत्थर का इस्तेमाल करने वाली ये नई संस्कृतियां अब पूरे भारत में फैल रही थीं। मध्य प्रदेश में कायथा और नवादा टोली से लेकर महाराष्ट्र में जोरवे तक हर इलाके की अपनी एक खास पहचान बन रही थी। लेकिन इन सब में एक बात समान थी, धातु का इस्तेमाल, जो लगातार बढ़ रहा था। इस नए दौर में समाज और भी जटिल होता जा रहा था। लोग अब कच्ची झोपड़ियों में नहीं, बल्कि मिट्टी की ईंटों से बने पक्के घरों में रहने लगे थे। गांव का आकार बड़ा हो रहा था, और कुछ बस्तियां तो छोटे मोटे शहरों जैसी दिखने लगी थीं। हमें धार्मिक विश्वास के भी अब ज्यादा पक्के सबूत मिलते हैं, जैसे मातृ देवी की पूजा। कुल मिलाकर ये एक ऐसी दुनिया थी जो धीरे धीरे सभ्यता की तरफ अपने कदम बढ़ा रही थी। तो देखिए, पत्थर के एक मामूली से औजार से शुरू हुई कहानी हमें कहाँ तक ले आई। पहले गांव तक और फिर धातु के इस्तेमाल तक। इन लाखों सालों के सफर में हमारे पूर्वजों ने सिर्फ जिंदा रहना ही नहीं सीखा, बल्कि उन्होंने उस दुनिया की नींव रखी जिस पर आज हमारी पूरी सभ्यता खड़ी है। और ये बात हमें सोचने पे मजबूर करती है ना, कि आज हम जो कुछ भी बना रहे हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं, वो आने वाले कल के लिए कैसी नींव तैयार कर रहा है।